नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसका नाम सुनते ही विपक्ष के नेताओं के हाथ पांव फूलने लगते हैं। सवाल ये कि ईडी से विपक्षी नेता या फिर राजनेता इतना खौफ क्यों खाते हैं। ईडी के डर के मारे ही विपक्ष की तमाम पार्टियां, चाहे एनसीपी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीआरएस हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, सबके सब एकजुट हो गए हैं। दरअसल सीबीआई को तो ये नेता बहुत हल्के में लेते रहे हैं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी का कानून ऐसा है कि इसमें सजा का प्रावधान तो है ही, साथ में अवैध तरीके से कमाई गई सारी संपत्ति को ईडी जब्त भी कर सकती है। और तो और ईडी की कस्टडी में अगर आप एक बार चले गए तो आपको जमानत भी आसानी से नहीं मिल सकती। और अब तो केंद्र सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी करके ना सिर्फ ईडी की जांच के दायरे को और बढ़ा दिया है, बल्कि इसकी पावर और अधिकारों को भी बढ़ा दिया गया है। तो क्या क्या बदलाव किए गए हैं ईडी के कानून में और कैसे अब ये भ्रष्टाचार करने वालों के लिए और ज्यादा खतरनाक कानून बन गया है, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विजय सरदाना जी। नमस्कार विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नमस्कार अंजू जी। विजय जी, ये बताइए कि अब लालू प्रसाद यादव की दिक्कतें या उनके परिवार के लोगों की दिक्कतें या बिहार के डिप्टी सीएम की दिक्कतें कितनी बढ़ गई हैं, क्योंकि ईडी ने खुलासा कर दिया है कि वो जो 24 ठिकानों पर रेड मारी गई थी उसमें क्या कुछ बरामद हुआ है। 600 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा भी ईडी ने किया है। अंजू जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है, क्योंकि पिछले कई दशकों से इस देश में एक मान्यता हो गई थी कि पॉलिटिशियंस कुछ भी करें, उन पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। और आम आदमी सड़क पे बैठ के यही सोचता था कि हम इतनी मेहनत करते हैं और हमारे को घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और बहुत सारे राजनेता जिनकी गरीबी की हालत पूरे देश को पता थी, अचानक वो सब लग्जरी में, 5 स्टार में ये सब रहने लगे। आफ्टर ऑल इनके पास कमाई आई कहां से? क्या इन्होंने कोई ऐसी कंपनी बनाई जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट हुए, या इन्होंने कोई ऐसा इन्वेंशन या इनोवेशन किया जिसके कारण इनको रॉयल्टी मिली या टेक्नोलॉजी का पैसा मिला? आफ्टर ऑल सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है इनकी लग्जरी का? ये एक हिंदुस्तान के हर आदमी के दिमाग में एक सवाल ये है, और इसीलिए राजनेताओं की साख हमेशा आम आदमी के मन में नीचे गिरी है। इस बार जो प्रक्रिया हो रही है, ये वही सवालों का जवाब है जो आम आदमी ढूंढना चाह रहा था कि आफ्टर ऑल ये राजनेता कमाते कैसे हैं। क्योंकि जब ये मंत्री होते हैं तो इनको जो मंत्री की तनख्वाह वही मिलेगी, अगर ये एमएलए एमपी है तो इनको वही तनख्वाहें मिलेंगी जो बाकियों को मिलती हैं। तो ये अचानक ये लग्जरी कहां से आ जाती है? ये अचानक सैकड़ों करोड़ के मालिक बन कैसे जाते हैं? और हिंदुस्तान में करप्शन एक पार्ट ऑफ कल्चर बन गया था, ऑफिशियल कल्चर। और सड़क पे भी अगर आप किसी आदमी से पूछो, या ठेले वाले से पूछो, या सब्जी वाले से पूछो कि भाई इतनी महंगाई हो गई, क्या लूट मचा रखी है, उसने कहा साहब ऊपर से नीचे तक सब जब लूट रहे हैं उनको तो आप कुछ नहीं बोलते। हमने 2 रुपए सब्जी के ज्यादा ले लिए तो आप लोग शोर मचाने लगते हैं। नेताओं को आपने आज तक कुछ बोला? एक आज तक इस देश में ये धारणा थी, जितने हमारे दर्शक हैं वो इस बात से सहमत होंगे कि इस तरह से एक आम आदमी की मानसिकता इस देश में बन गई थी कि आप भ्रष्टाचार करो, और अगर आप पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिशियन हो तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि चोर चोर मोसेरे भाई, जो सत्ता में आएगा वो चोर होगा, क्योंकि उससे पहले वाले ने अपना बनाया, अब जिसको सत्ता मिली है उसको मौका मिलेगा, वो बनाएगा, आम आदमी पिसता रहेगा। पिछले 75 साल यही धारणा इस देश की थी, और इसीलिए इस देश का बेड़ा गर्क रहा। आज स्थिति यह है कि जिन लोगों ने इस सोच के साथ देश को लूटा, देश के संसाधनों को लूटा अपने निजी इस्तेमाल के लिए, जब इस देश की संस्थाएं उनके खिलाफ काम कर रही हैं तो हंगामा बरप रहा है। हर जगह हर सारे जिन लोगों को पता है कि जिन्होंने इस देश को लूटा है, वो सब आज एक साथ गैंग अप हो रहे हैं सरकार के अगेंस्ट, ईडी के अगेंस्ट, सीबीआई के अगेंस्ट।
लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि ये संपत्ति आई कहां से। मूल सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है कि लालू जी के पास ये संपत्ति कहां से आई। हर आदमी ये कह रहा है साहब ईडी उनके पीछे क्यों पड़ी और सीबीआई उनके पीछे क्यों पड़ी। तो जो ये सवाल कर रहे हैं उनको पहले इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि साहब इनके पास संपत्ति आई कहां से। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो ऐसे किसी भी इंसान को, चाहे वो हिंदुस्तान में किसी भी रूप में है, उसको ईडी और सीबीआई पे उंगली उठाने का कोई हक नहीं। लेकिन तो ये स्थिति आज है जी। लेकिन विजय जी, एक चीज और है कि अब जैसे ये पिटारा खुल गया है, सीबीआई से होते होते मामला ईडी तक पहुंच गया, और ये जितने भी राजनेता हैं ये सीबीआई से ज्यादा ईडी से डरते हैं। तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनको लगता है एक बार मामला ईडी के पास पहुंच गया, मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया, तो फिर तो वो सालों के लिए अंदर हो जाएंगे। क्योंकि उदाहरण हम सबके सामने है, सत्येंद्र जैन का मामला है, अनिल देशमुख का मामला है, अब तो चलो 13 महीने बाद वो बाहर आ गए हैं, नवाब मलिक का मामला अभी तक अंदर है, जैसे तैसे संजय राउत भी बाहर निकल कर आ गए हैं। लेकिन ईडी के पास फंसता मतलब लंबे समय के लिए नप जा रहा। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपका ये, और थोड़ा सा हम अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं ईडी का थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं। देखिए, जो ईडी काम करती है वो करती है मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जो 2002 में आया था। 2002 में ये कानून क्यों लाना पड़ा ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि 89 के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे G7 कंट्रीज ने एक निर्णय लिया कि पूरी दुनिया में जहां पे भी पैसा इन्वेस्ट होता है, लोग वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, विकसित देश विकासशील देशों को पैसा देते हैं डेवलपमेंट फंड के रूप में, बाकी सहायताएं दी जाती हैं, सब कुछ होता है, अरबों रुपए खर्च होता है, लेकिन देशों का विकास नहीं हुआ। तो ये पैसा जाता कहां है? तब ये चीज सामने आई कि जो लोग डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे हैं वो जनता का पैसा लूटते हैं। अब वो डिसीजन मेकिंग पे कौन कौन लोग हैं ये भी डिफाइन किया है बड़े इंटरेस्टिंगली उन्होंने। जो आदमी पॉलिटिकली रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है वो सब समाज के लिए एक हिसाब से खतरा है अगर वो अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए सारे मंत्री, सारे बड़े अधिकारी, सारे जजेस, सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजर्स, बाकी जितने भी लोग हैं, इवन मिलिट्री ऑफिसर्स, मतलब जिनकी कलम में वो ताकत है कि वो लोगों का भला या बुरा कर सकते हैं, वो सब समाज के लिए एक हिसाब से खतरा है अगर वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। तो जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे एक संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कहा जाता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हेड ऑफिस है फ्रांस में, पेरिस में। यह संस्था गाइडलाइन बनाती है और हर देश को यह कहा गया है कि आप इस गाइडलाइन को फॉलो करिए, आप अपने हिसाब से टूटा फूटा कानून नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि खाना पूरी के लिए सरकारें एक फालतू सा कानून बना देंगी और कह देंगे जी कानून के हिसाब से सब ठीक चल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आपके कानून की जरूरत नहीं है, गाइडलाइंस हम बनाएंगे, आप उसको अडॉप्ट करिए। उसके बाद यह कहा गया कि आपने वो गाइडलाइंस अडॉप्ट करी या नहीं, इसकी चिट्ठी हम आपसे नहीं लेंगे, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जैसे केजरीवाल साहब सबको बांटते फिर रहे हैं कि हमने देख लिया जी, सब चोर हैं, सब ईमानदार हैं, हम कट्टर ईमानदार हैं। यह सर्टिफिकेट केजरीवाल साहब से नहीं चाहिए, या भारत सरकार से नहीं चाहिए, या मोदी जी से भी नहीं चाहिए। वो बाकी जो FATF के मेंबर कंट्रीज हैं उनका एक डेलीगेशन हर देश में भेजते हैं कि जाइए वहां ये देखिए कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो उन्होंने बनाया है, क्या वो सही बनाया है? अगर सही बनाया है तो उसका एनफोर्समेंट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? किस तरह से वहां के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्या वास्तव में जिन लोगों को पकड़ा गया उनको सजा मिली या नहीं मिली, या खाना पूरी हुई? और एक चीज मैं भूल गया बताना, इसमें NGOs भी शामिल है।
क्योंकि उनका यह कहना था कि जब कोई भी आदमी इस तरह का भ्रष्टाचार करता है, सत्ता में बैठ के लोग समाज का कई रूप से नुकसान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक तो डेवलपमेंट फंड जो जनता के काम में लगना चाहिए था, उसकी चोरी होती है। वो या तो वो अपने देश में रखेंगे या विदेश में भेजेंगे। तो उसमें यह कहा गया है कि आपके देश का बैंकिंग सिस्टम और विदेशी बैंकिंग सिस्टम दोनों इन लोगों के ऊपर खास निगाह रखेंगे कि इनके बैंक में कितना पैसा है और कितना गया। सिर्फ इनके नहीं, इनके पूरे परिवार पे, इनके रिश्तेदारों पे, इनके साथ जो लोग काम करते हैं, चाहे उनका पर्सनल असिस्टेंट है, चाहे पीए है, चाहे उनका कोई बिजनेस पार्टनर है, चाहे कोई और है, उनका सीए, जो भी है, जहां पे भी शक है उन सब पे निगाह रखी जाएगी। ये एफएटीएफ का कानून बोलता है। भारत सरकार ने जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसमें ये लोग डिफाइन नहीं किए थे कि ये इंपॉर्टेंट लोग किन पे हम होंगे जिन पे हमें सर्वेलेंस करना है। जानबूझ के ये गैप रखा गया था और इसीलिए आपने देखा होगा बिजनेसमैन को पकड़ लिया, बाकियों को पकड़ लिया, जो बड़े मगरमच्छ थे वो सब छूटते जा रहे थे, छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जा रही थी। कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार के ऊपर अब दबाव है कि अपना एनफोर्समेंट एक्ट को मजबूत करें, क्योंकि इस साल नवंबर 2023 में भारत का रिव्यू है। अच्छा, एफएटीएफ की टीम आएगी। एफएटीएफ की टीम आएगी। वो कोविड के कारण लेट हो गया, नहीं तो शायद ये सुधार पहले ही हो गया होता, 2 साल पहले तो और कहीं बड़ी मछलियां फंस चुकी होती अभी तक। लेकिन अब क्योंकि नवंबर में है और भारत इस बार G20 का अध्यक्ष भी है, तो इमेजिन करिए कि मान लीजिए जैसे हाइडेनबर्ग एक रिपोर्ट आई और उससे पूरे स्टॉक मार्केट में हंगामा हुआ। मान लीजिए कोई विदेशी पत्रकार या मेनलाइन न्यूज़पेपर दुनिया में कहीं भी ये छाप देता कि भारत तो G20 का अध्यक्ष है, लेकिन एफएटीएफ की गाइडलाइन ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो कहां रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है? तो भारत सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता। तो दोनों तरफ से सामाजिक और राजनीतिक दबाव भारत सरकार पे था कि एनफोर्समेंट एक्ट को सुधारा जाए, तो जिसका नोटिफिकेशन इस हफ्ते 7 तारीख को भारत सरकार ने निकाल दिया। तो अब सारे बड़े लोग, सो कॉल्ड वीआईपी एंड वीवीआईपी, अब सर्वेलेंस में रहेंगे हर बैंक के। उनके अकाउंट में कितना पैसा आया, कितना गया, कहां से आया, कहां गया, ये उनको जानकारी सरकार को देनी पड़ेगी। और अगर एक तो एनुअल रिपोर्ट और क्वार्टरली रिपोर्ट जाएगी, अगर किसी अकाउंट में बड़ा ट्रांजैक्शन दिखा, इमीडिएट उसकी रिपोर्ट उनको ईडी को करनी होगी और आरबीआई को करनी होगी। अगर ये पैसा विदेश गया तो वहां के बैंकों को करनी होगी। तो अब आप दुनिया में कहीं पे भी ब्लैक मनी छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये जो 2 नंबर का पैसा है, इससे आप टेररिस्ट को भी फंडिंग कर सकते हैं, ये एक्सटॉर्शन का पैसा भी हो सकता है, ये ड्रग्स का पैसा भी हो सकता है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का पैसा भी हो सकता है, ये और किसी इलीगल अनऑथराइज्ड ट्रेड का भी पैसा हो सकता है, ये करप्शन का भी पैसा हो सकता है, ये दलाली का पैसा भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें समाज के लिए घातक हैं। इसीलिए जो लोग कुर्सी पे आएंगे उन पे एक्स्ट्रा सर्वेलेंस होगा। ये अब कानून है। तो अब जो बात आप कह रहे हैं कि सारे लोग जो शोर मचा रहे हैं कि साहब ये ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, तो भाई सवाल तो ये है कि आप जस्टिफाई कर दीजिए कि ये पैसा ईमानदारी का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रूफ ही तो मांगा जा रहा है। अगर आप प्रूफ नहीं दे पा रहे तभी तो कार्रवाई होगी। अगर आप ये कह सकते हैं कि भाई हमने इतनी मेहनत करी, खेती करी, हर एक गमले में हमने एक एक आलू उगाया और वो आलू सोने का निकला और उसको हमने बेचा, एक एक आलू 5-5 करोड़ का बिका, आपको दिक्कत क्या है? तो कहने का मतलब ये है कि आपको जस्टिफाई तो करना होगा कि वो सोने के आलू कहां थे या सोने के अंडे कहां थे। तो ये बात है। आपको याद है ना, सोने के अंडे और इसकी आलू की बात आपने की, तो चिदम्बरम साहब ने भी गमले में शायद 7-8 करोड़ की सब्जियां उगाई थी, सुप्रिया सुले ने भी बैंगन उगाए थे। वो इसी तरह की दलीलें दे रहे थे ना जब उनके खिलाफ इस तरह के मामले आए थे।
हाँ, ये तो देखो ऐसा है ना कि इनको लगता है कि सबसे बड़े वैज्ञानिक तो यही हो गए, और अगर इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी तो यार आईसीआर बंद करके, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बंद करके यही टेक्नोलॉजी किसानों में बांट दो ना, दुनिया में भारत सबसे ज्यादा विकसित देश हो जाएगा। भाई जब एक एक गमले से एक एक मंत्री का काम चल रहा है तो एक एक गमले से एक एक किसान का काम नहीं चलेगा। तो भारत में गरीबी, भूखमरी और किसानों को रोना क्यों पड़ रहा है? चिदम्बरम साहब और सूले मैडम और जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, जिन्होंने भी ये इनोवेशन कर दिया कि एक एक गमले से गरीबियां दूर हो जाती हैं, तो वो गमले पूरे देश में बांट देने चाहिए, दिक्कत क्या है? तो मुझे लगता है कि ये दलीलें सबको समझ में आती हैं, और अगर उनको लगता है कि हाँ सिर्फ कागज पे लिखने से कि एग्रीकल्चर इनकम विच इज टैक्स फ्री, तो फिर जवाब तो दे दीजिए ना, कौन सी इनकम कब? आपके पड़ोस वाले खेत में तो हुई नहीं मैडम, आपके गांव में एक अकेला आप ही का खेत था, बाकी किसान की क्यों नहीं हुई? आपने कहां से बीज लिया, वो कंपनी का नाम बता दो, हम भी ले लेते हैं बीज, क्या दिक्कत है? तो कहने का मतलब ये है कि ये सब दलीलें कहने को हैं, लेकिन इन पे कोई विश्वास करता नहीं आज। विजय जी, आपने अभी बताया कि ईडी की जांच का या दायरा बढ़ा दिया गया है, जो आपने कहा कि वीवीआईपी लोग भी अब इस दायरे में आ गए हैं कि उनके बैंक अकाउंट में कहां से कितना पैसा आया, अगर ज्यादा पैसा आता है तो तुरंत ईडी को बताएंगे। मैं ये समझना चाह रही हूँ, पहले जो ईडी का कानून था उसके दायरे में कौन आते थे, और अब जो आप कह रहे हैं नोटिफिकेशन 7 तारीख को आने वाला या आ चुका है, उसमें क्या क्या बदलाव हुए, ये जरा मेरे दर्शकों को समझा दीजिए। देखिए, पहले था एक कंप्लेंट के अगेंस्ट आप कार्रवाई करते थे, अगर किसी ने शिकायत करी और सरकार ने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए, तो वो एक ऑन रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन था। किसी की कंप्लेंट पे या सू मोटो ईडी को लगता है कि यहां घपला हुआ है तो ईडी उस पर परमिशन लेके कार्रवाई कर सकती है। पहले बहुत सिंपल, जैसे बाकी जगह होता है वैसे था, लेकिन अब कुछ मानदंड और जोड़ दिए गए हैं, तो उससे बाकी आदमियों के खिलाफ तो आज भी कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों पे अब सर्वेलेंस बढ़ गया है। जैसे क्रिप्टो करेंसी में जो आदमी ट्रेड करेगा उस पर सर्वेलेंस रहेगा, जो आदमी वीवीआईपी पोजीशंस पे है, वीवीआईपी पोजीशंस मतलब जो लोग ऐसे, इंक्लूडिंग जजेस, इस बात को ध्यान रखिएगा, जजेस भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि आप इस बात को समझिए कि देश, सिर्फ ये कानून हिंदुस्तान के लिए नहीं है, पूरी दुनिया का कानून है। एनजीओज को इसमें इंक्लूड किया गया है, यहां तक कि एनजीओज के जो प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, और बहुत सारी ऐसी संस्थाओं के की मैनेजमेंट पर्सन जो वहां का डायरेक्टर है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल बॉडीज, जैसे मान लीजिए भारत में यूएन का ऑफिस है, उसका डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, वो भी सर्वेलेंस में रहेंगे। क्योंकि देखिए, इस बात को आप मानिए कि एनजीओज के नाम पे पाकिस्तान में आतंकवाद को कौन फंड कर रहा है? हाफिज सईद का एनजीओज ही है ना। बिल्कुल। तो आप एनजीओज को अगर बाहर रख देते तो आतंकवाद तो कंट्रोल में ही नहीं आता। बहुत सारी दुनिया में हथियारों में सबसे ज्यादा ब्राइबिंग का काम होता है, तो मिलिट्री ऑफिसर्स आ गए। जहां पे कंगारू कोर्ट की हम बात करते हैं कि जो न्यायाधीश हैं वो सिर्फ सत्ताधारी जैसा चाहते हैं वैसा निर्णय ले लेते हैं, तो जजेस लाइन पे आ गए। पॉलिटिशियंस की अनफॉर्चुनेटली इमेज वैसे ही खराब है, ब्यूरोक्रेट्स की अनफॉर्चुनेटली डिसीजन मेकिंग में सबको पता है कि परमिशंस के अगेंस्ट करप्शन होता है। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में एफएटीएफ का जब पूरा ऑफिस है और इनके 44 गाइडलाइंस हैं, 44, अच्छा, उसमें 12 और 22 दो गाइडलाइन है जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट लोगों के लिए है कि कैसे इनको काबू में रखना है। और ये छोटे गाइडलाइंस नहीं है, फुल पेज डॉक्यूमेंट्स है, करीब 50-50 पेज के डॉक्यूमेंट है। अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो आज कानून बन रहे हैं, आप इसको आइसोलेटेड वे में नहीं देखिए कि साहब आप कैसे कह सकते हैं कि हम करप्ट हैं। आपकी बात नहीं है, आप करप्ट नहीं है, आपको नींद अच्छी आनी चाहिए, आपको सोचना भी नहीं है। ये उनके लिए है जो गलत कर रहे हैं, अगर आप सही कर रहे हैं तो क्यों विचलित हो रहे हैं? बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरी दुनिया का कानून अब भारत पे भी लागू है। और ये सबसे एफएटीएफ का ही लेकर जो मसला पाकिस्तान के साथ होता है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है, वो इसी से जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने कुछ गाइडलाइंस अपनाई लेकिन ढंग से नहीं अपनाई। जैसे हाफिज सईद पे उन्होंने कार्रवाई नहीं करी, बाकी जो आतंकवादी संस्थान है या जो उनके
एनजीओज हैं जिनकी फंडिंग हो रही है, उन पे कंट्रोल नहीं किया, आर्मी ऑफिसर्स पे उन्होंने कंट्रोल नहीं किया। तो पाकिस्तान के मसले तो बहुत गंभीर हैं। वहां पे पॉलिटिशियंस करप्शन में है, आर्मी करप्शन में है, जजेस करप्शन में है, एनजीओज करप्शन में है, अधिकारी करप्शन। वहां तो हमाम में सब एक से ही है। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि तो पाकिस्तान पे जब उन्होंने कहा कि कानून तो बना दिया लेकिन एनफोर्समेंट कुछ नहीं है, टूटा फूटा कानून बना दिया आपने, आप सुनना ही नहीं चाह रहे, तो उन्होंने ग्रे लिस्ट पे डाल दिया और उनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा दी। सर्वेलेंस की हर 6 महीने बाद चेक करेंगे कि आप सुधार कर रहे हो या नहीं। एक लिमिट के आगे वो सुधार नहीं करते तो उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। जैसे ही ब्लैक लिस्ट में डाला जाएगा, इसका मतलब वो देश भ्रष्टाचार को प्रमोट कर रहा है, आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है, इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज को प्रमोट कर रहा है। इसका मतलब ये है ऐसे देश के साथ कोई भी सरकार, कोई भी अंतरराष्ट्रीय संस्था, इवन प्राइवेट इन्वेस्टर्स काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर वहां पे आज कोई मान लीजिए यूनिलीवर काम कर रही है या नेस्ले काम कर रही है, उन पे ये मॉरल और एथिकल प्रेशर होगा कि आप वाइंड अप करके बाहर आइए। ऐसी संस्था और ऐसे देशों के साथ आप क्यों काम कर रहे हैं जो आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं? तो ये बहुत चिंता की बात है। तो अगर आप कानून नहीं बदलते, कार्रवाई नहीं करते, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये नेम एंड शेम का कॉन्सेप्ट है। ये नहीं है कि हम साहब कोर्ट में जाएंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, जब निर्णय आएगा तब देखेंगे। ये फालतू के काम नहीं करेंगे। मैं इसीलिए बार बार भारत सरकार को कहता हूं कि अगर आपको करप्शन हटाना है, जो कंपनियां मिलावट करती हैं उनका नेम एंड शेम करिए ना। आप टेस्ट करिए, जिस कंपनी का प्रोडक्ट डिफेक्टिव लगता है, खराब लगता है, उसका वेबसाइट पे नाम डाल दीजिए कि इस कंपनी का माल टेस्ट किया गया, ये खराब है, सोच समझ के खरीदिएगा। बताइए कंज्यूमर क्या करेगा? खरीदना बंद कर देगा। सोच समझने की बात ही नहीं। अपने आप वो कंपनियां लाइन पे आ जाएंगी, वो 4 गुना ध्यान देंगी कि कस्टमर को सही माल मिले। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, इंस्पेक्टर जाता है, सैंपल उठाता है और बगैर टेस्ट किए, बगैर एनालिसिस किए कंपनी को बोलता है कि देख मेरे पास सैंपल है, पैसे दे दे, नहीं तो तेरा नाम खराब कर दूंगा, तेरे खिलाफ केस कर दूंगा। तो कंपनी रिश्वत दे के गुजारा कर देती। तो करप्शन तो हमारे कानूनों में इनबिल्ट है। इंस्पेक्टर जो मजे ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो अभी तो मोदी जी टॉप लेवल की सफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है जितना इंस्पेक्टर है इस देश में, उन पे भी अगर थोड़ा सा हाथ डाला जाएगा तो हिंदुस्तान का जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों काफी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और एक चीज और समझाइए कि पीएमएलए जो एक्ट है, इसमें ये कहा जाता है कि जो आरोपी है उसको ही साबित करना है कि वो निर्दोष है, उसको ही बताना है कि हाँ ये मेरा नहीं है। तो क्या इसकी वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है आरोपी के लिए बचना और अपनी सफाई में बातें सामने रखना, इसीलिए भाग रहे हैं? अब अगर ईडी का नोटिस तेजस्वी को भी मिलता है तो जाहिर सी बात है वो भी बिदकते रहेंगे ईडी से। और हमने देखा था कि अनिल देशमुख ने तो 5-5, 6-6 सम्मन का जवाब नहीं दिया था। क्या यही वजह है कि पॉलिटिशियंस ईडी से डरते हैं? देखिए, ईडी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अगर किसी भी रूप में कोई इंफॉर्मेशन कंसील करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप बेगुनाह साबित कर दीजिए ना। ईडी देखिए क्या था अभी तक कि आपको प्रूव करना पड़ता था, एजेंसी को प्रूव करना पड़ता था कि साहब मैं गुनाहगार हूं, आप मेरे को बताइए, जैसे क्रिमिनल एक्ट में होता है। लेकिन करप्शन एक्ट में और पीएमएलए एक्ट में अब बदलाव ये है, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको लगता है ये ईमानदारी की कमाई है तो आप प्रूव कर दीजिए ना, काम खत्म। हम क्यों इन्वेस्टिगेट करें आपका? हमारे लिए तो चोरी का माल है। आपको लगता है चोरी का नहीं है, बता दो क्यों नहीं है। अगर आप नहीं बता पाओगे वो माल जब्त हो जाएगा, उसकी कुर्की हो जाएगी, अटैच हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आप प्रूव कर दीजिए ना, दिक्कत कहां है? तो उससे इसीलिए अननेसेसरी सरकारी संस्था का पैसा और टाइम वेस्ट नहीं हो, चोर आराम से घर पे बैठा रहे और अधिकारी दौड़ते रहे प्रूव करने के लिए कि ये चोर है या ईमानदार है। वो क्यों दौड़े भाई? अगर आपने मकान खरीदा है तो कागज तो होंगे ना आपका, दिखा के छुट्टी करो यार। हम कहां घूमते रहेंगे, किससे पूछेंगे कि कौन क्या कर रहा है? तो इसीलिए जब करप्शन का मुद्दा है, जब मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा है, ये सेंसिटिव मुद्दे हैं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड मुद्दे हैं, फाइनेंशियल रिलेटेड मुद्दे हैं।
आप प्रूव कर दीजिए कि ये है। आप कह सकते हैं कि जी ये देखिए ये बंगला मैंने खरीदा है, जैसा कि बात आ रही है कि जहां पे लालू जी रह रहे हैं या उनका परिवार रह रहा है फ्रेंड्स कॉलोनी में, तो आप फ्रेंड्स कॉलोनी में, कल तो आप कह रहे थे मेरे झोपड़ी में रहता हूँ, गांव में रहता हूं, आज आपने फ्रेंड्स कॉलोनी में बंगला खरीदा, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे हैं मेरा नहीं है, किराए पे, बहुत अच्छी बात है। किसको किराया दिया वो रसीदें दिखा दो। आप किराए पे रह रहे हैं तो किससे किराया लिया, किसके नाम पे लिया? किसी, ठीक है आपने किसी कंपनी के नाम पे आपने किराया कर दिया, वो कंपनी का मालिक को बुला लो। आपने पिछले कई महीनों तक किस किस को कितना कितना किराया दिया वो डिटेल दिखा दो। अगर किराए का होगा तो आप किराया दे रहे होगे ना। बिल्कुल। आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं 1 साल 20 साल बाद ही किराया दूंगा, तब तक आई विल स्टे विदाउट पेइंग एनी मनी। वहां की मेंटेनेंस का बिल किसका है? तो जब आप ट्रेसेबिलिटी करेंगे तो पता लगेगा। हो सकता है कि एक छोटी सी फिक्टिशियस कंपनी हो, उसके नाम पे प्रॉपर्टी हो, तो फिर उसका जो डायरेक्टर है उससे पूछा जाएगा कि भाई साहब आपकी कंपनी का टर्नओवर इतना है तो इतना बड़ा आपने महल कैसे खड़ा कर लिया, जवाब दीजिए। तो वो भी अंदर जाएगा और जो रह रहा है वो भी अंदर जाएगा, क्योंकि सरकार कहेगी अच्छा ये उनकी प्रॉपर्टी थी, हम तो अटैच कर रहे हैं, आप खाली करिए, क्योंकि आपकी तो है नहीं, आप तो किराए पे थे। अब जिसने आपको दी वो प्रूव नहीं कर पा रहा ये प्रॉपर्टी किसकी है, तो इसलिए हम इसको अटैच कर रहे हैं, आप खाली करिए। तो फिर आप ऐसे भी गए। अब आप ये नहीं कह सकते हम खाली नहीं करेंगे, मेरी है तो बता दीजिए आपकी है, तो आप कैसे लाए? अल्टीमेटली घूम के साइकिल पूरा कंप्लीट होगा। तो ईडी से डर इसलिए है कि ईडी के पास जो पावर्स हैं वो है प्रॉपर्टी अटैचमेंट की। सीबीआई में प्रॉब्लम ये थी कि वहां आपको अगर करप्शन का मुद्दा है तो आप 2 3 4 5 साल जेल में रह के वापस आ जाते तो आप 100 करोड़ के मालिक हो जाते। क्या हुआ, 5 साल जेल में रह लेंगे और कोशिश करेंगे जज साहब से कि बेल दिलवा दो। तो भाई 5 साल जेल में रहने के बाद अगर आप ऑफिशियली 100 करोड़ के मालिक हो गए तो दिक्कत क्या है? लेकिन अब समस्या यह है कि आपको जेल भी जाना पड़ेगा और जो प्रॉपर्टीज आपने इलीगल पैसे से खरीदी है वो सब अटैच होंगी। एफएटीए की गाइडलाइंस बहुत क्लियर हैं। तो इसीलिए अब ये जो कार्रवाई हो रही है इसमें भारत सरकार का कानून भी कुछ नहीं कर सकता, भारत की संसद भी कुछ नहीं कर सकती, भारत के कोर्ट्स भी कुछ नहीं कर सकते। संसद में अगर आप इसका अमेंडमेंट लाना चाहेंगे तो नहीं ला सकते, फिर आप एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। तो ये मजबूरी अब सबको समझ में आ रही है। तो वो जो अच्छे दिन थे वो चले गए करप्ट लोगों के, लेकिन ये हमें समझना होगा। बिल्कुल, जो आप समझा रहे हैं कि कितना मुश्किल हो गया है अब इस कानून से बचना, और शायद यही डर अब पॉलिटिशियंस के मन में, और आपने तो बता दिया कि इसका दायरा बहुत बढ़ गया है, इसमें तो जजेस भी आ गए हैं और वीवीआईपीज भी आ गए हैं। तो यही दिक्कत अब मनीष सिसोदिया के सामने आने वाली, वो जो 292 करोड़ का आबकारी घोटाला है उसमें उनको भी तो साबित करना है कि पैसा कहां से आया, कहां लगाया गया और कैसे कमाया गया। मैडम इस बात को समझिए कि ये सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं, उनका पूरा परिवार, उनके सारे रिश्तेदार शामिल होंगे। उनके जो पीएस थे, उनका जो पर्सनल स्टाफ था, जो भी उनके दाएं बाएं जिनके साथ भी, चाहे उनका इलेक्शन एजेंट रहा हो, जो भी रहा हो, कई लोग दायरे में आएंगे। आने वाले समय में आप देखिएगा बहुत सारे लोग वीआईपी से दूर रह के काम करेंगे, क्योंकि हम क्यों फंसे बीच में मंत्री जी के चक्कर में या नेताजी के चक्कर में? कल को नेताजी ने कोई गड़बड़ करी और मेरे ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होगा कि आप भी बताओ आपके पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, मैं क्यों फंसना चाहूंगा? तो आने वाले समय में अभी लोगों को जागरूकता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को जागरूकता आएगी लोग मंत्रियों से दूर रहेंगे। जो अभी कहते हैं ना कि आई नो मंत्री एंड आई एम फ्रेंड विद हिम एंड वी आर क्लोज फ्रेंड, कोई नहीं बोलने वाला है। जो बोलेगा नहीं मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो पीएमएलए के दायरे में आप भी वन ऑफ द पोटेंशियल सस्पेक्ट बन गए। तो आबेल मुझे मार कौन करना चाहेगा? तो हर आदमी दूर से सलाम करेंगे। मंत्री जी बहुत अच्छी बात है, खुशी हुई आपसे मिलके, बस इसके आगे दुआ सलाम बाद में, जब आप सत्ता में नहीं होगे तब दुआ सलाम करेंगे। जब आप सत्ता में हो तब तक हम आपसे थोड़ा डिस्टेंस ही मेंटेन रखेंगे। और आपको याद होगा 2013 मैं आपको बीच में पूछ रही हूँ, सवाल मेरे दिमाग में अभी आया कि 2013 में जब ये चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा हुई थी और 25 लाख का जुर्माना हुआ था,
तब इन्हीं अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था और तब ये लिखा था कि 25 लाख का जुर्माना, 5 साल की सजा, स्वीट डील। ये उनका उस वक्त का ट्वीट था। तो यही था ना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो जब्त नहीं हो पाई थी, सीबीआई जब्त नहीं कर सकती, वो आप समझा रहे हैं, लेकिन ईडी जब्त कर सकती है। इसीलिए शायद अब हाथ पांव फूल रहे हैं इन सभी पॉलिटिशियंस के। यही तो बात है ना मैडम जी, कि अब जो कानून है वक्त के साथ, अब पहले क्या था कि स्वीट डील बिल्कुल है और यही होता रहा था। आप नीचे की अदालतों में गवाहों को तोड़ मरोड़ देते थे, एफआईआर्स को तोड़ मरोड़ देते थे, बाकी चीजें हो जाती थी। इसीलिए एफएटीएफ ने कहा हमें एफआईआर से मतलब नहीं है, ये सब कागजी कार्रवाई, हमको पता है ये कैसे होता है। देखिए, जब दुनिया काम करती है ना, वो बहुत एडवांस लेवल पे करती है, वो लोकल पॉलिटिक्स में नहीं फंसती है। उन्होंने कहा हमें इससे मतलब नहीं है कि आपका था एफआईआर थानेदार ने लिखी थी और सुबह लिखी थी और 24 घंटे में लिखी थी या लेट लिखी थी, हमको टेक्निकलिटीज में जाना ही नहीं है। सीधा सीधा बताइए कि आपके पैसे और बैंक अकाउंट्स में कहां से कितना एसेट आया, सीधे काम की बात करिए। एफआईआर से हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, आपके नाम पे प्रॉपर्टीज हैं, आपके नाम पे एसेट्स हैं, इन्वेस्टिगेट करिए कहां से आई, खत्म। एफआईआर में नहीं लिखा हुआ है वो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आपने नहीं लिखा है तो। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि आपके बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुआ है। फैक्ट ये है कि मंत्री बनने के बाद आपकी एसेट्स ग्रो हुई है। फैक्ट ये है कि आपके आसपास जितने लोग हैं उनकी एसेट्स ग्रो हुई है। आपके नाम पे नहीं है तो आपके रिश्तेदारों के नाम पे है, आपके दोस्तों के नाम पे हुई है, इन-लॉज के नाम पे हुई होगी। आपने कई तरीके ढूंढे होंगे। उन्होंने कहा हमें एफआईआर के चक्कर में मत डालिए, वो आपका इंटरनल प्रॉब्लम है। हमें तो सीधा कंक्लूजन पे आइए कि ये एसेट आया, इसका सोर्स बता दीजिए। नहीं बता सकते, अटैच करिए, खत्म करिए। अगर आपने विदेश में पैसा ट्रांसफर किया है तो विदेशी सरकार आपको डिटेल देगी और विदेशी बैंक अकाउंट भी वहीं सीज हो जाएगा, आप कुछ नहीं ऑपरेट कर पाएंगे उसको। तो दुनिया बहुत सिंपल है। हम लोग जानबूझ के कानूनों को कॉम्प्लिकेटेड बनाते थे, उसमें गैप रखते थे ताकि जब फंसे तो पतली गली से निकलने का रास्ता हो, और अनफॉर्चुनेटली यही होता रहा 75 साल। लेकिन अब ये तमाशे बंद होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो 75 साल पुरानी आते हैं, लोगों को अभी भी लगता है कि आई विल मैनेज, आई नो हाउ टू मैनेज। ये जो एक स्टेटमेंट चलता है ना, वी विल मैनेज, अब वो थोड़ा वो अंग्रेजी सुधारने में टाइम लगेगा। लेकिन जैसे आप बता रहे कि 2002 में ये कानून बना, 2004 से 2014 तक का जो मामला है, जब यूपीए सरकार थी, उस दौरान ही लालू प्रसाद यादव के ये मामले सामने आए थे। लेकिन तब भी उन्हें याद है आपको, आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सीबीआई ने ही क्लीन चिट दिया था। उस वक्त जाहिर सी बात है, जोड़ तोड़ की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो लालू प्रसाद यादव पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती थी कांग्रेस। तो क्या इसलिए उस वक्त इन मामलों को ये कानून होते हुए भी दबा दिया गया, और अब जब 2014 के बाद से फुल फ्लेज सरकार आई जिसको जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करनी है और उनका सोच भी अलग है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इसलिए ये मामले खुल रहे हैं और पहले बचाया गया लालू यादव को? देखिए, अब जैसा मैंने कहा कि अब तो सरकार की नैतिक जिम्मेवारी हो गई है, दुनिया बदल गई है। उदाहरण के लिए कि अगर भारत सरकार आज कार्रवाई नहीं करती, ठीक है, हाइपोथेटिकल केस कि सर ऐसा है कि लालू जी के पास ही संपत्ति पाई गई, ये अखबार में आया, मीडिया में आया, कोई ना कोई आम आदमी ने, जनता ने पीएम को बताया, सोशल मीडिया पे फ्लैश हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, भारत सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अब ये बात मैं और आप नहीं पूछेंगे, दुनिया का कोई भी सिटीजन अमेरिका में बैठ के मोदी जी से पूछ सकता है कि आपके देश में हो क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, आप तो ईमानदारी की बात कर रहे थे। मोदी जी क्या जवाब देंगे कि जी हमारा कानून देश का तो ये बोलता है, आप एफएटीएफ के मेंबर हैं या नहीं है? हैं। एफएटीएफ की गाइडलाइन ये बोलती है, आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे? क्या जवाब देंगे? तो ये कहना कि हमारा देश अलग है, हम अलग ढंग से चलेंगे, हाँ, आप अपनी सांस्कृतिक विरासत में अलग ढंग से चलिए, लेकिन क्राइम्स और करप्शन के मामले में आप अलग ढंग से नहीं चल सकते। ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। क्राइम हुआ, टेररिज्म हुआ,
साइबर सिक्योरिटी हुई, ये जो मुद्दे हैं ये अब लोकल नहीं रहे, ये अंतरराष्ट्रीय हो गए। एनवायरमेंटल मैटर्स, ये सब इंटरनेशनल मैटर होते जा रहे हैं। एक हिसाब से दुनिया छोटी होती जा रही है क्योंकि हम एक दूसरे को डिजिटल टेक्नोलॉजी आने से ज्यादा समझ पा रहे हैं, और जब हम ज्यादा समझ पा रहे हैं और एविडेंस है, आज लालू जी की बंगले की तस्वीर आप किससे छुपाएंगे? और अगर कल को वो न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छपती है कि देखिए एक ये पॉलिटिशियन ने एसेट जमा किया, उनकी पुरानी तस्वीर और नई तस्वीर, 20 साल पहले उनके गांव की झोपड़ी और आज आलीशान महल, क्वालिफिकेशन ये, बच्चों की क्वालिफिकेशन ये, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं, ये ग्रोथ होती है प्रॉस्पेरिटी हिंदुस्तान में। कहां से आया पैसा? प्रधानमंत्री जी जवाब दें, क्या न्यूयॉर्क टाइम की इस हेडलाइन को या वाशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन को आप इग्नोर कर पाएंगे? कौन इग्नोर कर पाएगा हिंदुस्तान में? क्या केजरीवाल साहब उस हेडलाइन को उठाएंगे या नहीं उठाएंगे? क्योंकि उनको न्यूयॉर्क टाइम्स से बड़ा खास लगाव है। शिक्षा मंत्री की फोटो छपी थी ना, छपवाई गई थी सुकेश के पैसों से, वो जो चंद्रशेखर है उसके पैसों से। तो ये सब खेल चलते हैं, लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है मैडम, दुनिया बदल गई। सोशल मीडिया आपको फोर्स करेगा काम करने के लिए। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि साहब मेरा, आपने थोड़े दिन पहले अगर देखा हो सीजीआई ने क्या बोला था कि सोशल मीडिया का इतना प्रेशर इवन जजेस पे है कि हम भी जब कानून के बाद, सुनवाई के बाद जब हम जजमेंट लिखते हैं तो हमें डर लगा रहता है कि इसकी ट्रोलिंग हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि वहां भी उनका दायरा इतना सीमित हो गया है कि यू हैव नो फ्लेक्सिबिलिटी। अगर कोई चोर है तो आपको सजा देनी, आप ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट टाइम सुधर जाना, वो ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने लीनियंट सजा दी तो भी दुनिया ट्रोल करेगी कि भाई साहब कौन सा रिश्तेदारी निभा रहे हैं, जब सजा का प्रावधान 10 साल तक का है तो आपने 2 साल की क्यों दी, 10 साल क्यों नहीं दी इस चोर को सजा? क्या जस्टिफिकेशन है कि हमें लगता है ये सुधर जाएगा? मुश्किल है अब। तो ये अब सिचुएशन वो नहीं रही जो पहले थी कि आई विल डिसाइड, यू आर नो वन, सोसाइटी विल डिसाइड वेदर यू डिजर्व रेस्पेक्ट और नॉट। दुनिया बदल गई है। जो बार्गेनिंग पावर पहले पावरफुल लोगों के हाथ में होती थी, डिसीजन मेकिंग पावर जो पावरफुल लोगों के हाथ में होती थी, अब वो डिसीजन आप ले सकते हो, सही है या गलत, इसका फैसला जनता सोशल मीडिया पे कर देती है सेम डे। जवाब आपको देना है कि ऐसा क्यों किया आपने। और शायद यही जो ईडी के बारे में आप समझा रहे हैं, यही सब जो नए नए प्रावधान उसमें आ रहे हैं, उसके चलते इतना ज्यादा खौफ पॉलिटिशियंस में देखने को मिल रहा है। और शायद ये बिल्कुल सही, क्योंकि लोग ये कहते थे कि सीबीआई कार्रवाई कर रही है, लेकिन प्रॉपर्टी तो वहीं की वहीं है। चारा घोटाले में मुझे नहीं लगता कि वो जितना कुछ अवैध तरीके से कमाया था, जो पैसे का गबन किया था लालू प्रसाद ने, वो पैसा उनसे वापस लिया गया। वो पैसा तो उनके पास ही रहा, उसी से वो फल फूल रहे। लेकिन अब ईडी के मामले के आने के बाद से मुझे लगता है कि अब प्रॉपर्टी जब्त होने की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी कि 4 लाख 150 करोड़ का बंगला 4 लाख में कैसे लिया। आपने विजय जी जो विस्तार से जानकारी ईडी कानून के बदलते हुए दायरे के बारे में मेरे दर्शकों को दी है, वो वाकई बहुत अहम है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम।